गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके तूफ़ानी बारिशों से सैलाब की जद में आ चुके हैं। कराची में तेज़ बारिश के बाद बदतरीन तबाही का मंजर नजर आया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अब तक 370 अफराद जाँ बहक होने की इतलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने स्वात, बुनेर, शांगला और स्वाबी में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। मुतासरीन से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि मुकम्मल इमदाद भी की जाएगी, हर किस्म की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी की गुज़रगाहों में गैर कानूनी तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग और उसके अलावा जो क्रशिंग है उसका भी नोटिस दिया। अब ये एक पैटर्न है जो आपको नज़र आएगा जब भी ऐसे सैलाब आए हैं या ऐसी बारिशें हुई हैं। हमेशा नोटिस दिए जाते हैं लेकिन उनका फॉलो अप नज़र नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हुक्म दिया कि इन सरगर्मियों में मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा जहाँ कोई कानून से बालातर ना हो। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि मुतासरीन की मदद को अवलीन तरजीह दी जाए और किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल में उनकी तमाम मेरी और तुम्हारी बात नहीं करनी बल्कि मिलकर आवाम की मदद करनी है। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मिलकर हमने काम करना है और इसमें कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है मिलकर। तो मैंने ये वाज़ेह हिदायत दी कि गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर वफाक को हमें जो भी हमारे वसाइल हैं वो आवाम की खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। कराची में बदतरीन निकासी आपकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। शहर की सूरत हाल पर MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि कराची को गैर इंसानी सलूक डबो रहा है। लेट्स वॉच हिम। यहाँ तो चट भी मेरी, पट भी मेरी, सब कुछ मेरा, और उसके बाद फिर लोगों के सामने उनकी आंखों में धूल झोंको। ये नहीं चलेगा भाई, ये बहाना ना करें। 40 मिलीमीटर के नालों की कैपेसिटी है, कचरा उठ जाए वक्त पे तो 40 मिलीमीटर के नाले भी काफी, 400 मिलीमीटर की बारिश को ले जाएंगे। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी भाई। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है। बारिश बिला वजह बदनाम, असल तो साजिश डुबो रही, सौतेली माँ का सलूक डुबो रहा है, नाइंसाफी डुबो रही है। उनके साथ जो इम्तियाजी सलूक है, जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक है, वो डुबो रहा है मेरे शहर को। कौन सा शहर जिसके ऊपर तुम्हारा गुजारा है, वो टहनी, वो शाख जिस पर साले तुम खुद बैठे हुए, वफाक भी उस पर बैठा है। सीनियर जर्नलिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑन कराची इशूज हमारे साथ मजहर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मजहर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये फारूक सत्तार साहब ठीक कह रहे हैं? फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं, मतलब हमारा हाफिज नईम कह रहे हैं, वजीर आला कह रहे हैं। अब ये जो सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ये मुश्तरका तौर पे क्यों नहीं ये सारी चीज़ों को वो करते, हल करने की कोशिश करते। फारूक सत्तार MQM जो है वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है ना वो उसमें। इसी तरीके से अगर हम सिंध हुकूमत देख लें, वज़ीर आला ये बात कर रहे हैं तो आखिर 14-15 साल की हुकूमत के बाद क्या ये रिजल्ट होने चाहिए थे? क्या आज उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये देखें नाले तो एक रात में साफ नहीं हुए, नाले बहुत से साफ हुए। इस वक्त तो एक ज़माना तो ये था ना कि कराची में बच्चे जब बारिश होती थी तो लड़के लड़कियां स्किप कर देते थे स्कूल और जाते थे घूमने, निकलते थे। अब आप छुट्टी इसलिए कर रहे हैं कि लोग घरों पे रहें, वो भी एक इशू है, क्योंकि कल जो सूरत हाल थी उसके बाद ये बेहतर फैसला था उस लिहाज से कि क्योंकि दोनों दिन की प्रेडिक्शन थी, आने वाली प्रेडिक्शन थी। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू जो है निकासी का भी नहीं है। आप देखें कि जो कराची का समंदर है, आप देखें कि सारी गंद जो है उस समंदर में जाती है। कराची का सबसे बड़ा इशू ये है कि कराची का कोई प्लान नहीं है। ये जो मास्टर प्लान की बात की जाती है, जरा बताएं तो क्या ये जो कराची बना हुआ है या अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मास्टर प्लान है? ये आपकी ट्वीट मेरे सामने है, अगर चला दें प्रोड्यूसर साहब। आपने कहा वेयर इज कराची's फर्स्ट मास्टर प्लान, मेक इट पब्लिक सो दैट द पीपल ऑफ कराची शुड नो व्हाई दैट ओरिजिनल प्लान वाज शेल्व्ड एंड बाय whom। ये जरा बता दें। देखिए ना, ये जब हम ये बिल्कुल एक लीपा पोती करते हैं। जो इस वक्त सिस्टम बना दिया आपने कराची का, उसमें आप देख लें, नलकों में पानी नहीं आता, टैंकर्स चलते हैं, टैंकर्स के पास पानी होता है। आप पानी की लाइनें देख लें, आप सीवरेज की लाइनें, ये क्यों हैं?
ये चौक क्यों हो जाती हैं, ये पानी क्यों नहीं आता? इसलिए कि जब 80-80 गज के मकान के ऊपर, प्लॉट के ऊपर, 120 गज के प्लॉट के ऊपर, 400 गज के प्लॉट के ऊपर 7 मंजिला, 8 मंजिला, 16 मंजिला, 21 मंजिला, 40 मंजिला इमारतें खड़ी होंगी, तो फिर कराची कहाँ से ड्रेनेज आएगा? एक 400 गज के मकान का जो ड्रेनेज सिस्टम है या एक पानी का वो सिस्टम है, वो उसी के लिए है। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई, फिर आपने तमाम रेजिडेंशियल एरियाज को, ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज को कमर्शियल कर दिया, हर जगह रेस्टोरेंट्स बना दिए, हर जगह आपने जो शादी हॉल्स बना दिए, ये और प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करती चली जाती है। साहब अगर इजाजत दें, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी सुनते हैं। लेट्स सी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है। अभी पिछले हफ्ते बहुत बड़ा सानिया खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, रावलपिंडी में जो हुआ, लाहौर में जो हुआ, पूरा लाहौर डूबा। ये माहौलियाती तब्दीली है। अच्छा, कल कराची में बारिश हुई है, उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है और मुंबई डूबा हुआ है इस वक्त। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी। कराची की जो आप महीने की बारिश देखें ना, हिस्टोरिकली 2 से 3 मिलीमीटर बारिश होती है और जो बड़ी बारिश कहलाती है वो 30 मिलीमीटर होती है। अब आप ज्यादा से ज्यादा इसी डिजाइन पे करते हैं आप। यू डू नॉट डिजाइन फॉर 100 मिलीमीटर एन आवर। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। मजहब आसा, व्हाट डू यू थिंक? हर जगह ही बारिश हुई है। देखिए जो वजीर आला कह रहे हैं, जाहिर है पूरा कराची खोदना पड़ेगा, नहीं खोद सकते, आई एग्री। जो कराची एग्जिस्ट करता है, क्या आप बताएंगे कि कितनी जगहों पे कितनी इंक्रोचमेंट है जो कि प्योर भी गवर्नेंस का मसला है। इसका कोई ताल्लुक किसी और चीज से नहीं। आप क्यों नहीं सड़कें चौड़ी करते? मैंने जाती तौर पे ये जो यूनिवर्सिटी रोड है पिछले कई सालों से टूटी पड़ी हुई है, 10 मरतबा कहा कि भाई और कुछ नहीं तो साइड की रोड्स बेहतर कर दें, उनको कम से कम बेहतर कर दें ताकि लोगों को इशू नहीं हो, क्रिएट नहीं हो। इशू ये कि बिल्कुल जाहिर है एक कोई 40 मंजिला, 20 मंजिला, 16 मंजिला इमारत तो नहीं गिराई जा सकती, लेकिन ये बता दिया जाए कि क्या ये हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो लीगल प्लान से बनी हुई बिल्डिंगें हैं या इलीगल्स हैं। ये जो हॉस्पिटल्स के ऊपर, पार्क के ऊपर, प्ले ग्राउंड्स के ऊपर जो कमर्शियल प्लाजाज बनाए गए हैं, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होकर इसमें आती हैं। और ये किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। कराची समंदर से सिंध में है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, लेकिन कराची में वो उनको मैंडेट नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि इन एसेंस इसमें कंट्रास्ट है। ये इशू नहीं है, इशू ये हम जिस तरह फारूक सत्तार साहब ने बैठ के सारी ये जो ब्लेम गेम है ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुराने वाली बात होती है। ये टाउन्स है ना, टाउन सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है। टाउन्स तो MQM PTI के पास भी हैं, टाउन जमात इस्लामी के पास भी हैं, टाउन पीपल्स पार्टी के पास भी हैं। ये सारे टाउन्स मिलकर क्यों नहीं एक एफर्ट करते, जॉइंट एफर्ट करते शहर को बेहतर बनाने के लिए? आपने जो एक और ट्वीट किया, आपने कहा कराची सिंपली अनमैनेजेबल एंड अनगवर्नेबल। आप ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ये देखिए, ये इसलिए अनमैनेजेबल और अनकंट्रोलेबल हो गया है कि जिस शहर की आबादी 3.5 से 4 करोड़ हो जाए, उस शहर को 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की प्लानिंग से मैनेज नहीं किया जा सकता। ये आप जितने सिविक एजेंसीज उठा लें, जाके पूछें कि वाटर बोर्ड के वसाइल क्या हैं, आप देखें फायर ब्रिगेड के पास वसाइल क्या हैं, आप देखें कि 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। ये जो सिचुएशन है, इसको हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं। मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो अगर आप सड़कें चौड़ी कर दें, सड़कें बेहतर कर दें, इंक्रोचमेंट खत्म कर दें, बड़ी बसें ले आए कराची में जो कि लाई जा रही हैं लेकिन सड़कें बेहतर नहीं की जा रही, तो बहुत से मसाइल। ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि कराची की ज्यादातर सड़कों पे अगर आप जाके देखें तो गटर जो है वो सड़क से ऊपर हैं। जब सड़क से ऊपर गटर होगा तो पानी ठहरेगा। ये एक सिंपल सी चीजें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट देन हु शुड स्टार्ट डूइंग दैट? किसको आप समझते हैं कि वहां से आगाज हो? देखिए, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कि कराची का इशू क्या है, कराची इज नॉट अंडर वन गवर्नमेंट। कराची का इशू ये कि 34% का जो जिम्मेदार है वो मेयर है।
बाकी 6 बहुत से शहरों में ऐसे होता है, यूके में ऐसे ही सिस्टम है, जहां जहां लोकल बॉडी एम्पावर्ड है वहां पे ऐसे ही होता है। किसी भी पार्टी का मेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने अपना काम करना है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एवरीथिंग शुड बी अंडर वन अम्ब्रेला। अगर मेयर के अंडर हो तो फिर मेयर अकाउंटेबल होगा हर चीज का। फिर वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा इलाका नहीं था, फिर वो ये नहीं कह सकता कि नहीं इधर तो हमारी जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है, ये यहाँ हम मसला नहीं हो। अगर और ये सारी बॉडी रहे, कैंटोनमेंट भी रहे, डीएचए भी रहे, बाकी भी रहे, लेकिन अंडर वन अम्ब्रेला रहे। सो अभी मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? मुर्तजा वहाब आ जाएं, इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल थे। मुस्तफ़ा कमाल के पीरियड में तो पैसा आ रहा था, इन्वेस्ट हो रहा था। क्या उस जमाने के जो अंडरपास बने हुए, फ्लाईओवर्स बने हुए, वो कोई बेहतर फ्लाईओवर्स बने हुए, बेहतर अंडरपास हैं उसमें? तो चीज ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है फरिया, ये है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स जो हैं, जो मैं गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो इंजीनियर्स हैं इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है। वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सड़कों को देख के, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके अंडरपास को देख के, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके फ्लाईओवर्स को देख के। पता चलता है कि जो इंजीनियर्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है। ये इसी तरीके से वाटर बोर्ड उठा लें, ये क्यों जो है वो ये पानी नलकों में नहीं आता, क्यों नहीं आता नलकों में पानी? कौन है इसका जवाब दे? क्यों पानी टैंकर से आता है और मेरे नलके में नहीं आता पानी? ये चीजें इधर से उधर से घुमा। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये किस मर्ज की दवा है? ये कैसे इतनी हाई राइज बन जाती हैं, फिर जब गिरती हैं तो कहते हैं हमने इनको नोटिस दिया हुआ था। बनने कैसे दी गई आपने इस चीज में? They are all responsible. They are all responsible. बट मास्टर प्लान का तो बता दें, क्या कहानी है उसकी? देखिए, मास्टर प्लान, जब कराची का जो मास्टर प्लान बना, एक तो कभी भी बार बार मास्टर प्लान नहीं बनते हैं। शहरों के, बड़े शहरों के मास्टर प्लान एक ही होते हैं, उसी में तरमीम कर ली जाती है, या हर चंद साल बाद एक नए मास्टर प्लान के साथ कोई आ जाता है। उसकी वजह यह है कि जो मास्टर प्लान बना था उसमें पता था कौन सी चीज़ों को किस तरीके, इलाके अगर बनाने हैं तो इलाके में पहले आप पानी की लाइनें डालते हैं, फिर आप ड्रेनेज सिस्टम जो सही करते हैं, फिर वो इलाका बनता है। यहाँ पहले इलाका बन जाता है, उसके बाद सड़कें खोदी जाती हैं, उसके बाद पानी की लाइन डाली जाती है, उसके बाद ड्रेनेज की लाइन डाली जाती है। वो मल्टीप्लाई तो होगी। So there is no plan. आपने ये भी लिखा मज़हर साहब अपने कॉलम में आज मिसाक के इस्तेकाम पाकिस्तान पर, हमारे यहाँ जमहूरियत वोट की नहीं कबूलियत की मर्जी से चलती है, चाहे उसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। बीबी के मुकाबले में खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की वो बड़ी सियासी जमातों से सियासी मसालिहत नहीं कर रहे। बीबी और बेगम भुट्टो ने तो उनसे भी बात की थी जिनको वो भुट्टो के कत्ल में शरीक समझती थी। अब अगर बात आपने सिर्फ मुक्तदरा से ही करनी है तो वहाँ से तो बात माफ़ी से मशरूत कर दी गई है। अलबत्ता ये बात अब तकरीबन तय है कि ये निज़ाम ना पार्लिमानी है ना जमहूरी। मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान कैसे होगा जब मिसालियत ही मशरूत है? आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल है कि हम कोई नया मिसाक होते हुए देखें इस सूरत हाल में? देखिए ना, ये इस ऐसे निज़ाम को मैं जमहूरी पार्लिमानी कैसे कहूँ जहाँ मीडिया पर ऑलमोस्ट कंप्लीट सेंसरशिप है? मैं एक ऐसे निज़ाम को कैसे जमहूरी और पार्लिमानी कहूँ जो निज़ाम जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए अपने आप को कमज़ोर कर रहा है, ऐसे कवानीन बना रहा है जिसकी वजह से निज़ाम कमज़ोर हो रहा है? उसको कैसे जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम कह दिया जाए कि जहां अपोजिशन को जो है वो बात करने की इजाज़त नहीं है, जहां आप देखेंगे नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, पंजाब असेंबली हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन ही बाहर कर दिए गए। इसको ऐसे निज़ाम को कैसे? अब मसालिहत अगर करनी है तो सियासी मसालिहत मशरूत नहीं होती, सियासी मसालियत तो गैर मशरूत होती है। बट मसालियत किसके दरमियान होगी? मज़हर साहब, आपने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई की गलती ये है कि उन्होंने सियासी जमातों से मसालियत नहीं की और अब नहीं कर रहे, मगर हुकूमत में मौजूद जमातें जिनसे मसालियत होनी है वो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम की, वो क्यों करेंगी मसालियत? उसके बावजूद आप अगर डिमांड करेंगे इलेक्शन की, देखिए ना, बातचीत किस चीज पर होगी? बातचीत होगी कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ये दुरुस्त नहीं हुआ था। आप उन्हीं से कहेंगे ना, गवर्नमेंट से ही कहेंगे ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी जो पीएनए बनी थी 77 में,
उसने तो भुट्टो के इस्तीफे का मुतालबा किया था, उसने तो नए इंतखाबात का मुतालबा किया था, लेकिन बातचीत किससे की? ये होती है। अब खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि मैं उन्हीं से बात करूंगा, फिर उन्हीं के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने वही बात नजर आता है ये कि एक ब्लूप्रिंट जो मोस्ट प्रॉब्ली पीटीआई के सामने या बानी पीटीआई के सामने है वो नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब ने मुफाहमत तब की जब मुज़ाहमत हो गई थी, एंड इट प्रॉबेबली पीटीआई को लगता है कि ये एक सक्सेस फार्मूला है, वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करती है। देखिए इमरान खान तो नवाज शरीफ के भी इत्तेहादी रहे हैं ना जी। 2007 में इमरान खान, नवाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद एक इत्तेहाद का हिस्सा थे जी। जब इलेक्शन से बॉयकॉट किया लेकिन पीएमएलएन ने फिर नहीं किया। हाँ, तो बॉयकॉट किया पीएमएलएन उससे निकल आई उसमें, लेकिन उसका हिस्सा अव्वल तो वो बॉयकॉट भी आज तक मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप 2002 के इलेक्शन में अंडर मुशर्रफ इलेक्शन में जा सकते हैं तो 2008 में क्यों नहीं जा सकते थे? इसलिए ये जो चीजें हैं, इसलिए सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। जब आप ये कहेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जैसे मैं 2022 की अदम एतमाद की तहरीक के क्यों खिलाफ था, इसलिए कि मैं समझता था कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने तय नहीं, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नहीं, किसी के कहने पर अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमें इसलिए वो गलत था। और आज भी जब इमरान खान ये बात करते हैं कि मैं उन्हीं से बात करूंगा, तो भाई फिर आप उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, तो उन्होंने तो अपनी शर्त रख दी है। तो अब आप और वो जाने, तो आपने बीचे, तो ये पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होती। पॉलिटिकल अप्रोच ये होती है कि आप जिस गवर्नमेंट को नहीं मानते, आप उनसे कहते हैं कि आप नए इलेक्शन कराएं। हम समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन गलत था। 8 फरवरी को आपको मैंडेट नहीं मिला था, हमें मैंडेट मिला था। आप उसके लिए भले ये जितने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल, एक तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल, अगर इजाजत है मुझे क्विक ब्रेक पे जाना पड़ा, उसके बाद हमारे साथ सईद गनी भी मौजूद होंगे, मजहर बादशाह भी हमारे साथ है, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सईद गनी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अभी कराची के मामलात अंडर कंट्रोल है, लेकिन बारिशों की वार्निंग अभी भी मौजूद है। सो आपको लगता है कि मामलात हल हो जाएंगे या मजीद हम परेशानी देखेंगे? नहीं फरिया, इस वक्त जब आप उससे बात कर रही हैं अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन जाहिर है कि वो इतनी इंटेंस नहीं है, तो अंडर कंट्रोल है चीज़ें। अब ये सूरत हाल आगे क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि बरसात होती कितनी है। अगर तो जिस तरह अभी हो रही है, आज दोपहर में हुई है, तो होपफुली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये 200 या 150 मिलीमीटर कोई कम अरसे में हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली कुछ थोड़े अरसे के लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपने देखा कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, प्रॉब्लम भी हुए, शहरी परेशान हुए, लेकिन जैसे बारिश रुकी थी वो नेक्स्ट 4-5 आवर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर ली थी। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो तकरीबन कराची की तमाम जो रोड्स थी वो ट्रैफिक के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। पर आपके ख्याल से मिसमैनेजमेंट हुई है, किसी को आपने रिस्पॉन्सिबल ठहराया, कोई इस पे इंक्वायरी होगी? नहीं, देखें ऑनेस्टली मिसमैनेजमेंट इस तरह से तो नहीं कह सकते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ ये, जो अभी तक हमने इसको देखा है कि जब बारिश दोपहर में शुरू हुई तो एक ही वक्त में तमाम लोग जो हैं वो घरों की तरफ जाने के लिए निकले हैं, अपने ऑफिस से जाने चाह रहे थे घर की तरफ। अच्छा, वो एक तो सड़कों पे ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ा, फिर ज़ाहिर सड़कों पे पानी था तो ट्रैफिक का फ्लो स्लो हो गया, वहाँ काफ़ी सी रुकावटें आई। फिर वहाँ जब ट्रैफिक स्लो हुआ तो कई जगहों पे लोगों ने वो रोंग साइड से आने की कोशिश की, वो हमें सामने गाड़ियाँ आ गई, ट्रैफिक वहाँ चौक हो गया, कई गाड़ियाँ बीच में ख़राब हुई, बंद हो गई। तो वो जो ट्रैफिक जैम हुआ है उसने बहुत मैस क्रिएट किया, और कुछ स्पॉट्स पे डेफिनेटली वो जो पानी ज़्यादा था तो उसमें गाड़ियाँ जो है वो डूब भी गई थी। अब उसकी वजह से ये ज़्यादा परेशानी हो गई और उसको ज़्यादा वक्त लग गया कुछ सड़कों पे ट्रैफिक को क्लियर करने में। बाकी जो नालों की सफाई का था यदि नहीं हुई है वो बिल्कुल गलत बात थी। नालों की सफाई पहले से हमें शुरू कर दी थी, एंड ऑफ द जून जो है वो काम शुरू हो गया था, और नाले कल भी प्रॉपरली जो है वो चलते रहे हैं। कहीं अगर एक आध जगह पे कोई इशू आया भी था तो हमने इमीडिएटली उसको भी रिजॉल्व कर लिया था। और ये अगर नाले पानी नहीं ले रहे होते तो इतना बड़ी जो बारिश कल हुई थी वो हम 4-5 घंटों में इसको नॉर्मलाइज सड़कों को नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कोई बड़ी मिसमैनेजमेंट तो मैं नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन ज़ाहिर है सड़कों पर अगर हज़ारों लोग एक वक्त में आ जाते हैं, सड़कों पे पानी बहुत था, तो वो थोड़ा सा ये आप कह सकती हैं कि जी ट्रैफिक को प्रॉपरली हम मैनेज नहीं कर सके या लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं कर सके, वो इशू एक हो सकता है। बट अदरवाइज बारिश के हवाले से जो तैयारियां थी, जिनकी जो ड्यूटीज थी, जो मशीनरी जहाँ पे डिप्लॉय की गई थी, उन्होंने तो प्रॉपरली सारा काम किया। सो वफाक की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, आप कह रहे हैं कि बस ट्रैफिक का इशू ज़्यादा था, वो अब ठीक हो गया? नहीं, ऑनेस्टली अभी देखें, अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली, अगर 2 साल 3 साल पहले सैलाब आए थे पूरे सिंध में, बहुत बड़े क्राइसिस थे, तो हमने वफाक से भी मदद मांगी, हमने इंटरनेशनल जो इदारे थे उनसे भी मांगी। तो अभी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत है कि हम वफाक से कोई ऐसी हेल्प मांगे कि वो हमें से निकाले। हम इस वक्त अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। राइट, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे गई साहब, आपने उनकी देखी होंगी स्टेटमेंट्स ट्विटर पे भी जो उन्होंने दी। वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक हब है कराची, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल भी मैनेजेबल भी नहीं है। हर इदारा एक्सपोज हुआ है इस वक्त जो हालात हुए हैं। व्हाट डू यू से? सही गनी साहब? नहीं, किनका स्टेटमेंट है ये? मज़हर अब्बास साहब, वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, कहते हैं तो वो एक्सप्लेन कर। मज़हर साहब, अच्छा, नहीं मैं समझ गया। जी, मज़हर साहब ज़ाहिर उनका मौक़िफ़ है, वो रख सकते हैं और मैं उसका एहतराम भी करता हूँ। कराची में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसे एक बारिश से सिर्फ ये कह दें कि जी वो मैनेज नहीं हो सकता। इस तरह के क्राइसिस अभी रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो बारिशों की वजह से पिंडी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लाहौर भी हुए हैं, पंजाब के दीगर ज़िलों में भी हुए हैं, और भी जगहों पे हो रहे हैं। और इस तरह की बारिशें अगर कहीं ज़्यादा हो जाए तो जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बड़े क्राइसिस आ जाते हैं। वो मैं नहीं समझता कि बारिश की बुनियाद पर ये कहा जा सकता हो कि जी कोई शहर बिल्कुल अब चल नहीं सकता या मैनेज नहीं हो सकता। अगर आप इजाज़त दें मज़हर अब्बास साहब, क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना हो या एनवायरनमेंट चेंज हो, यह अब एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसमें किस हद तक हुकूमतों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? परिया, क्या 2020 में क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना था या क्लाइमेट का उसका था? देखिए, इशू जो है, जब मैं अनमैनेजेबल अनगवर्नेबल कह रहा हूँ तो उसका ताल्लुक सिर्फ बारिशों से नहीं है, उसका ताल्लुक बैड गवर्नेंस से भी है, उसका ताल्लुक चीज़ों की। अब ये जो इशू आते हैं ना, जैसे आपका ट्रैफिक जैम है, उसमें चूंकि अगर लार्ज साइज बसें हों तो बहुत से लोग, क्योंकि लाखों की तादाद में तो मोटरसाइकिल्स हैं, कराची में मल्टीपल ट्रांसपोर्ट इतनी है क्योंकि सर्कुलर रेलवे नहीं है। अब सर्कुलर रेलवे बनेगी नहीं बनेगी, मेरे लिहाज से तो कभी भी नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल अब आपके पास महदूद बसें हैं, महदूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और मैसिव कार्स और मोटरसाइकिल्स हैं। तो ये जो इशू खड़ा होता है, और अब ये तो बारिश हो रही है ना, जब बारिश नहीं थी तब भी ट्रैफिक जैम होता है शहर में। उसकी वजह यह है कि जब तक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, अच्छी बसें आई हैं पिछले उसमें, लेकिन आपकी सड़कें इतनी कम कर दी गई हैं, इतनी चौड़ी सड़कों को महदूद कर दिया गया है इंक्रोचमेंट की वजह से। अब इंक्रोचमेंट का होना, यानी मेन रोड्स पे गली कूचों में जिस तरह की इंक्रोचमेंट है, इसको मैं क्या कहूँ? ये इसको बैड गवर्नेंस नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? इसका प्योरली ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है। एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है ये? लेकिन चूंकि आप चली जाएं, आप सदर चली जाएं, आप और दूसरे इलाकों में चली जाएं, बस रोड चली जाएं, आप लियाकताबाद चली जाएं, आपको सड़कें जो है सुकड़ी हुई नजर आती हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। ये किसका काम है? इसको मैनेजेबल कहेंगे या अनमैनेजेबल कहेंगे? इसको गवर्नेबल कहेंगे या अनगवर्नेबल कहेंगे? चीजों को यही मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। अब ये जो इस वक्त है, नाले की उस सफाई और ये सारी चीजें, जब आप इस मैसिव तादाद में हाई राइज बनाएंगे और उस लिहाज से आपके पास वो सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, तो चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी और वो मल्टीप्लाई होके इसी तरह के हादसात का हम शिकार रहेंगे। ये तो अभी क्लाइमेट चले, अब क्लाइमेट चेंज का भी आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब देख लेंगे अगले 1-2 सालों में, खुदा करे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, उसकी बुनियाद पे मैं उस की बुनियाद, और इसका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ से नहीं है, इसका ताल्लुक और बहुत सी थानों से भी है, इसका ताल्लुक पुलिस से भी है, दीगर डिपार्टमेंट से भी है। अनमैनेजेबल जब चीज़ें कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त कराची में लोग हैं, यानी कोई 3.5 करोड़ की आबादी तो बताई जा रही है,
तो क्या 3.5 करोड़ को मैनेज करने वाला शहर है ये? राइट। अगर इजाजत है सईद गनी साहब, ये तो आप एक लग रहा है रिकरेंट फिनोमेना हो गया है, क्या फ्यूचर के लिए कोई प्लान है? क्या बेहतरी हो सकती है कि दोबारा अगर ऐसे बारिश हो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच्ची बात है, ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि कोई हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें कि 200 मिलीमीटर की बारिश हो और शहरियों की लाइफ एज यूजुअल जो है वो चलती रहे। ये मुमकिन नहीं है, ये कहीं पर भी शायद नहीं हो सकता होगा। हमारे यहाँ इश्यूज हैं, इससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये कहना कि जी बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है इसलिए हो रहा है। मैं आपको सिर्फ 2-3 मिसालें दे दूँ। देखिए, एक तो नंबर 1, कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कराची से छोटे हैं और शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, उनकी सोसाइटी भी ज्यादा मैच्योर होगी, लेकिन ट्रैफिक जैम का इशू वहां पर भी रहता है और वहाँ शायद वो सारी फैसिलिटीज हैं जिसका तस्करा मज़ा साहब कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। इस्तांबुल तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ बसेस भी हैं, वहाँ ट्रेन भी हैं, वहाँ हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी सहूलतें वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ जो ट्रैफिक जैम होता है वो कराची से ज्यादा बुरा होता है, बदतरीन होता है। दुबई में सड़कें बहुत बड़ी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बेहतर है, ट्रैफिक जैम बहुत बुरा होता है। इसी तरह में और बेशुमार आपको शायद बता सकता हूँ। कराची का इशू है, बिल्कुल इंक्रोचमेंट के इशूज हैं, लेकिन रिलेटिवली मैं कहूँगा कि कराची का जो ट्रैफिक जैम है वो शायद लंदन के मुकाबले में, इस्तांबुल के मुकाबले में, मुंबई के मुकाबले में शायद फिर भी बेहतर है। तो बहरहाल इशूज हैं, लेकिन ये मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि जी मैनेजेबल नहीं है। उस इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं और वो सिर्फ कराची का। हम इसको रीफ्रेज करते हैं, मैनेज हो रहा है, मैनेजेबल। आपने कहा कि मैं एग्री नहीं करता कि मैनेजेबल नहीं है, बट डू यू थिंक इट्स बीइंग मैनेज्ड प्रॉपर्ली? नहीं, मेरा ख्याल है कि ठीक है, डिस्पाइट ऑफ मैनी इश्यूज हम कर रहे हैं मैनेज, इसको चीजें चल रही हैं, लेकिन कराची के लिए पॉलिटिकल डायनेमिक्स बड़ी डिफरेंट हैं। कराची बहुत सारी चीजों की बुनियाद पर डिवाइडेड सिटी है। यहाँ पर सिर्फ जिस तरह अगर लाहौर में, पिंडी में, कहीं और इस किस्म की कोई अगर कुदरती आफत आ जाती है तो वहाँ आपको सड़कों पर सियासी मुखालिफिन कैमरे लेके हुकूमत को बुरा भला कहते हुए नजर नहीं आएंगे। पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आएंगे, कराची में ये आपको नजर आएगा। कराची की गटर लाइनों से बोरियां आपको निकलती हुई नजर आएंगी, पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आएंगी। कराची में पानी की लाइनें हाथों से भी डैमेज करेगा, ये आपको नजर आएगा, बाकी पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं ना हुकूमत को या पीपल्स पार्टी की जो जमात है उसको भी मद्देनजर रखा करें, लेकिन मुश्किल हालात में हम इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। मज़हर साहब, क्या ये सजेशन हो सकती है कि क्योंकि आपका इकोनॉमिक हब है, यहाँ पर आप नॉन पार्टी सिस्टम कर दें? इज इट पॉसिबल कराची में? देखिए, मैं फिर ये बात कहूँगा कि क्यों मैं अनमैनेजेबल कह रहा हूँ। क्या चीफ मिनिस्टर या मेयर के अंडर वो चीज़ें आती हैं जो कि होनी चाहिए? क्या उनके पास DHA का सेफ सिटी प्रोजेक्ट उठा लें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो इतनी ताखीर हुई, इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि बाज़ इदारों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि उनके एरियाज़ में चीज़ें ना जाए। बिल्कुल इसी तरह जो शहर एक गवर्नमेंट के अंडर ना हो, जो शहर एक मेयर के अंडर ना हो, यही बात तो कह रहे हैं सईद गनी साहब कि पॉलिटिकली डिवाइडेड शहर है एंड नहीं, पॉलिटिकली डिवाइडेड नहीं कह रहा, पॉलिटिकली डिवाइडेड नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड है। पॉलिटिक्स तो एक तरफ रखें। अगर आप चली जाएं, आप शारा फैसल चली जाएं, शारा फैसल की एक सड़क जो है वो कैंटोनमेंट में आती है, दूसरी सड़क KMC के अंडर आती है। आप और बेशुमार इलाकों में जाएं तो जहां मल्टीपल सिविक एजेंसीज हों, जहाँ ये मल्टीपल वो हो, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब सदर का इलाका है, वो KMC के अंडर होना चाहिए, लेकिन नहीं है KMC के अंडर। अब सदर की पॉपुलेशन आप देखें, इतनी थिकली पॉपुलेटेड, वो कैंटोनमेंट बना हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद है। तो इसलिए चीजें अनमैनेजेबल होती हैं कि पता चलता है मेयर इस तरफ जाते हैं तो मेयर से कहा जाता है कि जी आपकी जुरिसडिक्शन बनती नहीं है। इसी तरीके से आप वाटर बोर्ड का उठा लें, टैंकर्स का उठा लें। वाटर बोर्ड के अपने टैंकर्स हैं, कैंटोनमेंट के अपने टैंकर्स हैं, बाकी लोगों के अपने टैंकर्स हैं। मुझे बिल्कुल रैप अप करने मज़हर साहब, अगर सही कहीं साहब आप इस पे कमेंट करना चाहें, आप एग्री करते हैं इस एनालिसिस से? देखिए, ये इशू जो अभी आखिर में मज़हर साहब ने कहा वो डेफिनेटली है कि यहाँ मुख्तलिफ फेडरल और प्रोविंशियल एजेंसीज हैं जिनकी जुरिसडिक्शन अपनी अपनी है, वो प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हमें मसाइल भी पेश आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में सिर्फ कराची में नहीं है,
ये और भी बहुत शहर हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इसको तो वंस फॉर ऑल अगर सेटल करना है तो फिर ये पूरे मुल्क में कर देना चाहिए, और जो मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं उनके इख्तियारात को देखा जाना चाहिए कि किस हद तक वो अपनी जो भी उनकी हुदूद है उसमें क्या क्या काम वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते। तो इस पर तो खैर अब बड़ी डिबेट होने की बात है, और वो फेडरल गवर्नमेंट की सतह भी काम होगा, सूबाई हुकूमत उसमें कुछ नहीं कर सकती है। Right. Thank you, gentlemen, for being on the program. We will take a break and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने आज सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इतफाक कर लिया है। ये ऐलान काबुल में सह फरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद सामने आया। इस इजलास में पाक अफगान वज़राए ख़ारजा ने इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर भी इतफाक किया। दोनों ममालिक की सनत और तिजारत की वजारतों के दरमियान राब्ते मुस्तहकम करने पर भी बात की गई। इस इजलास के बाद अब से कुछ देर कबल चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा अहम मुलाकातें और छठे पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक भी होंगे। पाकिस्तान आमद से पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस है अब इस दौरे की। इस मुलाकात में नरेंद्र मोदी मुसलसल चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात का एक तासुर देने की कोशिश करते रहे। इस मुलाकात की फुटेज से ये साफ नज़र आ रहा था कि नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका जाकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से कबल ऐसी फुटेज बनवाना चाहते हैं जो उनको शायद ब्लैकमेलिंग में मदद दे सके। इस फुटेज की कुछ झलक आप भी देख रहे हैं। अगर ज़रा गौर से आप देखें इस फुटेज को, हाथ जोड़े हैं, हाथों को मल रहे हैं। इट शोज़ कि वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मैं दिखा सकूं कि मैं कितना ज़्यादा आपके साथ मुलाकात की या आपके साथ अच्छे मामलात की ख्वाहिश रखता हूं। जिस वक्त हैंडशेक हुआ है, आप नोट करें नरेंद्र मोदी साहब एक कदम आगे गए हैं नॉर्मल अपनी जगह से। पहले से ही वो देखें उनकी एकदम मूवमेंट शुरू हो जाती है, वार्मथ उनकी शायद शो करने के लिए, और हाथ नॉर्मल उन्होंने एरिया से आगे तक लेके गए हैं, यही दिखाने के लिए कि फुटेज के थ्रू वो साबित कर सकें। अगर आप किनेसिक की साइंस को देखें, अगेन एक कदम आगे चलकर आगे आए हैं, कंधे पे थपकी दी है, भरपूर तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं किसी तरीके से साबित कर सकूं कि एक बड़ी कामयाब मुलाकात हुई है। लेकिन चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत पर भारतीय तज्ज़ियाकार प्रवीण स्वाने ने ये कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में हैं उस वक्त तक चाइना और भारत के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम नहीं होने जा रहे। उन्हें भी देखिए। नरेंद्र मोदी की चीनी वज़ीर ख़ारजा से ख़ुसूसी मुलाकात की एक वजह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका है। इस वक्त दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का न सिर्फ पाकिस्तान में चर्चा है बल्कि पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान की हालिया सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था। ताहिम पाकिस्तानी हुकाम ने बदलते आलमी हालात में वाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़ की। पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में कलअदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश भी की है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। भारत से जंग बंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेज़ी आई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका इस ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने में संगे मेल की हैसियत रखता है। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आई डोंट नो इंडिया में इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही होगी इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। दूसरी जानिब गाज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और 343 ज़ख्मी कर दिए गए। इनमें से 31 अफराद वो हैं जो कि इमदाद के हुसूल के लिए लाइन में लगे हुए थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद कई शहरी मलबे तले दबे हैं, जबकि एम्बुलेंस और रेस्क्यू एहलकारान तक पहुँचने में नाकाम है। गुज़िश्ता रोज़ हमास ने जंगबंदी के नए मनसूबे पर आमादगी जाहिर कर दी थी और सालसी करने वाले ममालिक मिस्र और कतर के ज़रिए अपना
जवाब भी पहुंचा दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी सूरत हाल क्या है। इसराइल की ताज़ा बमबारी के बाद जंग बंदी की कोशिशों को यकीनन नुकसान पहुंचेगा। सो एग्जैक्टली क्या क्या सूरत हाल है इंटरनेशनली। ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज का जो आर्टिकल है जिसमें पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी को खराज तहसीन पेश किया अमेरिका ने, भारत में क्या हाल हुआ होगा ये पढ़कर? जी हाँ बिल्कुल, बल्कि आज एक और आर्टिकल उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है कि पाकिस्तान इज बैक इनटू द गुड ग्रेसेस ऑफ द व्हाइट हाउस करके उन्होंने भी लिखा है। उन दोनों का पेपर्स का, वाशिंगटन पोस्ट का, न्यूयॉर्क टाइम्स का यही मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी भी रही है और स्टेट्समैनशिप भी रही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1.5 महीने में 2 विजिट्स किए हैं, लंच किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और इसके बाद से जो डेवलपमेंट देखी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने कर दिया, तो वो भी बड़े पाकिस्तान की कामयाबी है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकनॉमिक मसाइल थे उसमें वो मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के ट्रेड का जो इशू, जो टैरिफ का इशू था, वो 19% पे लाए, सो वो भी क्रेडिट इनको वो दे रहे हैं। और तो देखें कि और वो समझते हैं जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है, दोनों पेपर्स ने लिखा है, न्यू हाइट पे चले गए हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ काउंटर टेररिज्म इसमें है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के इसलिए भी कहा कि पाकिस्तान ने एक्ट किया विद फुल सिंसेरिटी जब शरीफुल्लाह को वो हैंड ओवर किया अमेरिका को। फिर वहाँ स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में प्रेसिडेंट ट्रम्प थैंक पाकिस्तान, तो दैट वाज द बिगिनिंग। और इसके बाद से एक ट्रस्ट का जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज, मेरे ख्याल में उस पर सबसे ज़्यादा है। और देखें जिस तरीके से पाकिस्तान की बात हो रही है, और पाकिस्तान के हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान के रेलेवेंस हुई, और स्पेशली ये मार्का हक और बयान मरसूस के बाद पाकिस्तान के रेलेवेंस क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। दुनिया मान गई है कि दुनिया पाकिस्तान इस खित्ते में न सिर्फ साउथ एशिया में बट पूरे रीजन के अंदर और इंटरनेशनली एज ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है। तो इन सब का उन्होंने क्रेडिट दिया है, डिप्लोमेसी में भी और मिलिट्री डिप्लोमेसी में भी, टू क्रेडिट टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। राइट। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इतफाक किया है। क्या असरात होने जा रहे हैं इसके खत्ते पर? देखिए बहुत इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होंगी। और जिस तरीके से ये विजिट हुआ है वांग यी का, ये पिछले 4 साल में पहला विजिट था, डार साहब का तीसरा विजिट था। और आपको याद हो मई इसी साल में इनकी मुलाकात हुई थी तीनों ममालिक की, और उनको होस्ट किया था वांग यी ने। तो उधर वहाँ पे भी उन्होंने एक इंडिया दिया था, तो वहाँ पे भी जो जेस्चर्स थे, ऑप्टिक्स थे, एक मैसेजिंग उसमें भी थी। अब अंडरस्टैंडिंग हुई है। देखें कि ऑलरेडी उस डेवलपमेंट के बाद एम्बेसडर जो हमने डिप्लोमेटिक स्टेटस बढ़ा दिया था, और इसके बाद और जो उज़्बेकिस्तान के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग साइनिंग हुई रेलवे लाइन के लिए। और अब जब CPEC में चाइना अफगानिस्तान की एंट्री होगी, तो वो जो पूरा हमारा कंसेप्ट है, हमारी सोच थी, हमारी ख्वाहिश थी, जो गेम चेंजर होगी, दैट इज कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ये महसूस हो रहा है कि ये अभी नियर फ्यूचर में होगा। और साथ साथ मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये बातचीत चल रही है, यकीनन एक काउंटर टेररिज्म पे भी बात हुई होगी, जो थ्रेट है खित्ते में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही, जो अफगानिस्तान से लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो एक ट्रस्ट जो दरमियान में एस्टेब्लिश हुआ है, सो क्रेडिट हमें चाइना को भी देना चाहिए। अफगानिस्तान ने भी इसको एक्सेप्ट किया, और पाकिस्तान के जो स्पेशली हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और एम्बेसडर सादिक खान है, वो एक्टिव रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन हैं। किस तरीके से हम दोबारा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे इस पर? देखें कि ये उनके जो एक्शन से पता चलेगा। और जिस तरीके से हमने अभी रिसेंटली देखा है, जो हमने फॉरेन ऑफिस को सुना है, और जो बात बाकी जो सोर्सेज के ज़रिए से हमने जब बातचीत आई है, उसके मुताबिक है कि बेहतरी हमने आसार देखे हैं। एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड कि उनकी एबिलिटी है कि उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। TTP और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई, क्या कैपेबिलिटी इस बात की है अफगान हुकूमत की? देखें इसके लिए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि देखें मजीद ब्रिगेड BLA वेस्ली साउथ में है, निमरोज में है, हेलमंद में है, जाबुल वाली साइड में, कंदहार में है, और यहीं से ऑपरेट करते हैं। तो वो इनको कर सकते हैं। और हमें जिस तरीके से ईरान से भी तवक्कुआत इसी तरह की हैं
सिस्तान बलोचिस्तान से। तो मेरा ख्याल में इन फ्यूचर में, क्योंकि चाइनीज अभी इसमें इन हुए हैं, देखिए बलोचिस्तान में सबके स्टेक्स लगे हैं, अमेरिकन भी अब इन हो चुके हैं, माइंस एंड मिनरल्स में आगे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स उस पर आगे हैं। तो मेरा ख्याल में अब इंटरेस्ट सबका आ गया है। तो जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब ममालिक होंगे, इसमें मटेरियल सपोर्ट भी होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी। और अफगानिस्तान के लिए देखें इम्प्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस भी है। अगर आपके एसेट्स जो इनको सपोर्ट करेगा तो उसके लिए उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके जो एसेट्स हैं फ्रीज हो सकते हैं, टेम्पररी बैन्स लग सकते हैं, और ये पॉलिटिकल जो असाइलम ये वगैरह लेते हैं तो वो भी नहीं मिल सकता है। सो मेरा ख्याल में अब डिफिकल्ट पोजीशन में ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए है। दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन देखा अभी तक हुई नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनी नहीं है। और अभी वैसे उन्होंने डिसीजन अमीर ने दिया कि जी आप अपने जगह पर निगरान मत लिखें, केयर टेकर नहीं होंगे आप, फुल फ्लेज यू आर द फॉरेन मिनिस्टर और द मिनिस्टर सो एंड सो है। तो वो भी डेवलपमेंट से सो प्रेशर भी होगा। लेकिन एक चीज देख ले, रशिया भी इन है, चाइना भी इन है, लेकिन इन सब ममालिक का ये है कि टेररिज्म अफगानिस्तान में जो हाई टॉर्च है वो ना हो, क्योंकि वो थ्रेट जो है न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे खित्ते को है, सेंट्रल एशिया को है और आलमी अमन को भी खतरा है। राइट। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पे थे। भारत की जानिब से ये कहा गया है एलामिये में कि चीन और भारत बॉर्डर इशूज़ पर बात करने को तैयार है। नाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश से दस्तबरदार हो जाएगा या भारत इसको चीन का हिस्सा मान लेगा? कैसे इस पर बात करेंगे? देखें जी, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन चाइना ऐसी कोई बात करेगा। देखें कि जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो गलवान में ये आके बैठे हैं, दे हैव ऑलरेडी ऑक्युपाइड 2500 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। चाइनीज वहां पे बैठे हैं। 24 राउंड्स की बातचीत इनके आपस में हुई। चाइनीज ने कहा हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा बातचीत तो हो सकती है लेकिन इस साल पीछे नहीं हटेंगे। और अरुणाचल प्रदेश, साउथ तिब्बत है, देखे उससे भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जस्ट रिकॉल 1962 में जब उन्होंने ऑक्युपाई किया था 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, तो वो उनकी वो कैपेबिलिटीज भी हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट इश्यू है जो इसमें बातचीत में यकीनन आया होगा, जो पब्लिक नहीं हुआ, दैट इज दी दलाई लामा का इश्यू है। क्योंकि दलाई लामा के अभी इंडिया में बातचीत वो धर्मशाला में है, तो उनको उसके जानशीन को नॉमिनेट करने लगे हैं। तो चाइनीज ने कहा हमारे बगैर ये हो ही नहीं सकता, और उन्होंने कहा हम करेंगे। और उन्होंने कहा तिब्बत हमारे पास है तो वी हैव द राइट, तवांग का रीजन है या उससे ऊपर जो एफिलिएशन है, तो उन्होंने कहा हमारे लिंक्स बनते हैं, हम करेंगे। और ये सीरियस इश्यू है। इवन चाइना कैन गो टू वॉर अगर ये इस तरह को कोई इंडिया वाले एक्शन लेते हैं, तो वो देखें बॉर्डर्स पे कोई इशू सेटलमेंट नहीं होगी, उस पर चाइनीज पीछे हटने को तैयार नहीं है। यकीनन फ्लाइट पे बातचीत होगी, उस पर हो सकता है, और डायरेक्ट फ्लाइट जो उन्होंने एग्री किया है वो हो सकती है। बाकी चीजों में आई डोंट सी कि एनी कंसेशन फ्रॉम चाइनीज साइड। राइट। सो गाजा में 60 रोज जंगबंदी पे हमास तैयार है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है इससे आपको लग रहा है कि सीज फायर हो सकेगा? अभी देखें 50-50 है। जिस तरीके से वो हमले हो रहे हैं, जेनोसाइड है, स्टारवेशन, डेथ बाय स्टारवेशन है, और अनफॉर्चुनेटली देखें कि जितना रिएक्शन हमने वेस्ट में देखा है मुस्लिम ममालिक में इतना नहीं है। अब जो प्रपोजल पेश किया है इजिप्ट को और कतर ने और उसको सपोर्ट किया है अमेरिका ने, तो वो 60 डेज की टेम्परेरी सीज फायर है। और उसके बाद अभी उस पर भी वो कोई क्लियर कट इसराइल ने कोई डिसीजन नहीं दिया, बल्कि वो तो इस सोच में है कि हमने अभी उनके कैबिनेट ने तो डिसाइड कर लिया जी हम इसको एनेक्स कर लेंगे, और कहते हैं इनको निकाल के साउथ सूडान भेजना है, कभी कहते हैं सिनाई में भेजना है। अनलेस अमेरिकन फुली इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिस तरीके से वो अभी यूक्रेन के उसमें शामिल हैं या वेस्टर्न कंट्रीज, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे सेटलमेंट फ्यूचर में गजा के लिए आसान मुझे नहीं लगती है। मुश्किलात गजा के लिए हैं, लेकिन जहाँ मुस्लिम ममालिक हैं, अरब लीग है, OIC है, या कोई स्ट्रांग स्टैंड लेने खड़े हो जाएं तो फिर पॉसिबिलिटीज है। लेकिन खाली इस तरह से नहीं। मुझे ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ रही है वेस्ट में और अमेरिका में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ गजा। राइट। थैंक यू सो मच बगीर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। गाजा के अंदर जो जुल्म हो रहा है यकीनन उसके ऊपर आसमान दीर होता है, लेकिन सवाल यही है कि जंग बंदी होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल तो जैसा कि बगीर साहब ने कहा, लुक्स 50-50, मगर सिर्फ इसके ऊपर दुआ ही की जा सकती है कि आखिरकार ये जंग बंदी का माहदा हो जाए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।